अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करें आज के लेक्चर में वो है डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर किए हुए, उन्हें क्या प्रोसेस था, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वो हमने कहा था कि 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ऑल्दो पहले भी रिसर्चेस जारी थी, लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन को नेम जेम्स चैडविक ने दिया था, इसलिए इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो जितना भी है वो सारा जेम्स चैडविक को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर हम न्यूट्रॉन को डिस्कवर तो कर लिया, प्रोडक्शन अगर हम न्यूट्रॉन की करना चाहते हैं तो वो हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं, हम किन किन वेज से न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हम फर्दर स्टडी में यूज़ करते हैं। किसी भी न्यूट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में सॉरी किसी भी न्यूक्लियर को एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करवाने के लिए कुछ सफिशिएंट एनर्जी के साथ, या फिर हम किसी और वेज में लेबॉर्ट्री में, या हम इन न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से, किन वेज से, किन सोर्सेज के थ्रू उन्हें प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये था। उसके बाद अब हमारे पास न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके हैं, हमने ये देख लिया कि हम उनके वे से प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्लेस में न्यूट्रॉन्स की डिटेक्शन को किस तरह से हम जज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। अगर हम और चार्ज पार्टिकल्स को देखें, उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो अगर उन्हें हम किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो वो क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन शो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ और प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, और लेकिन हमारे पास अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस सूरत हाल में न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सारा सेटअप है। उसके लिए ये क्या है कि जब हम मैटर में से न्यूट्रॉन को पास करवाते हैं तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मैटर्स के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते। तो अब न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मैटर के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अब हम न्यूट्रॉन्स के लिए कोई भी डायरेक्ट मेथड तो नहीं यूज़ कर सकते उनको डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन हम इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट वेज से न्यूक्लियॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो इनडायरेक्ट वेज क्या है, उनमें ये है कि हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन को किसी भी न्यूक्लियर के साथ इंट्रैक्शन करवाते हैं, वो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन को कैप्चर करके फर्दर क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है किसी और न्यूक्लियस में। तो उसमें ये लेट्स सपोज एक्स में जो चेंजेस हुई उसके बाद हमारे पास आया वाई, और साथ में एक और पार्टिकल आया जो हमारे पास लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं वो अल्फा है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये अपने सराउंडिंग में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा वहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन था या नहीं, और कितने थर्मल न्यूट्रॉन थे, फास्ट न्यूट्रॉन थे, कौन से न्यूट्रॉन थे। इसी तरह से इस रिएक्शन की कुछ ना कुछ क्यू वैल्यू होगी, तो हम क्यू वैल्यू से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस थी या नहीं। उसके अलावा हमारे पास हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए डिस्कस किया था वो हमारे पास था आयोनाइजेशन चैम्बर थे, हमारे पास प्रोपोर्शनल काउंटर थे। अब उसमें आयोनाइजेशन चैम्बर के थ्रू हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, हमने अभी बात की कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के साथ या न्यूक्लियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बोरॉन न्यूक्लियर यूज़ करते हैं, और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हम उन्हें बोरॉन कोटेड इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में टू डिटेक्ट न्यूट्रॉन। जब हम न्यूट्रॉन इंटर करवाते हैं वो बोरॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स देते हैं। फिर वो जो प्रोडक्ट है उनकी वजह से वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है, और फिर हमारे पास क्या आता है, पल्स जनरेट होती है। तो उस पल्स से फिर हम चेक करते हैं या इस चीज़ को वो करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन्स थे या नहीं थे। ठीक है, और थे तो वो कितनी एनर्जी के थे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास प्रोपोर्शनल काउंटर है, उसमें हम क्या कहते हैं, गैस फिल करते हैं। तो जो हम गैस फिल करते हैं उसमें वो हम बोरॉन टेट्राफ्लोराइड गैस फिल करते हैं। उससे क्या होता है कि बोरॉन टेट्राफ्लोराइड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें 96% बोरॉन मौजूद होते हैं। तो उससे हमारे पास क्या होता है कि जब हम न्यूट्रॉन को प्रोपोर्शनल काउंटर में इंटर करवाते हैं, ये बोरॉन के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे क्या करते हैं, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वहाँ वो पल्स जो जनरेट होती है उसको हम वो करते हैं। बाकी सारा सेटअप वही होता है, बस हम क्या करते हैं कि हम ऐसी गैसेज या ऐसे न्यूक्लियस यूज़ करते हैं जो न्यूट्रॉन फेवरेबल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने पैराफिन को पहले भी देखा था कि पैराफिन जो है वो न्यूट्रॉन डिटेक्शन के लिए पहले भी यूज़ की गई थी। पैराफिन में ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो प्रोटॉन्स की होती है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन को हम फॉल करवाते हैं तो
न्यूट्रॉन क्या करते हैं, वहाँ से प्रोटॉन को स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन स्ट्राइक आउट हुए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो रेस फॉल हुई हैं, जो भी पार्टिकल फॉल हुए हैं, उनका जो मैस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन है या प्रोटॉन से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक्टिवेशन मेथड है, वो क्या है कि उसमें हम न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं सिल्वर फॉइल पे। फिर सिल्वर फॉइल न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेती है और वो सेटल डाउन होती है बाय एमिटिंग अ गैमा रे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्टिवेशन मेथड है, इसे हम न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन भी मेथड भी कहते हैं। जो पहले हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड था। तो दो तरह से हम डिटेक्टर बना सकते हैं, एक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग और एक न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन के। न्यूट्रॉन की जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो अब्जॉर्प्शन होती है या क्रॉस सेक्शन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो फिर जब हम सिल्वर फॉइल पे फाल करवाते हैं न्यूट्रॉन्स को, तो उसके बाद जो हमारे पास वो जो पेनिट्रेशन पावर होती है या जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, जो गामा रेज किस इंटेंसिटी के साथ एमिट हो रही है, या इसमें फर्दर हम बीटा डिके करवाते हैं, तो वो जो हमारे पास एक्टिविटी होती है उससे हम न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है न्यूट्रॉन डिटेक्शन। अब हमने न्यूट्रॉन डिस्कवरी देखा, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन सोर्सेज देखे, किस तरह से न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर नंबर 8 से ही है, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन जो है वो आप लोगों के पास बहुत कॉमन है। आप लोगों ने 9th से ऑलमोस्ट स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिशन को, और अभी तक हम उसको डिस्कस करें। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। न्यूक्लियर फिशन हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसा प्रोसेस, सच प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियाई सब डिवाइडेड इनटू 2 मीडियम न्यूक्लियाई, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई है एक्स है, और वो सब डिवाइडेड हो जाता है 2 मीडियम न्यूक्लियाई में, लेट्स सपोज वो वाई एंड जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फिशन रिएक्शन है। एक हैवी न्यूक्लियाई सब डिवाइडेड हुआ है फर्दर 2 मीडियम न्यूक्लियाई में, उसके साथ कुछ पार्टिकल्स भी आते हैं, वो बात की बात है। तो ये जो हमारे पास मीडियम न्यूक्लियाई आए हैं, ये जो भी न्यूक्लियर फिशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इन्हें हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, फिशन फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियर फिशन है 1932 में हमारे पास क्या हुआ था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के साथ ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होना शुरू हो गए थे न्यूक्लियर फिशन के लिए। मतलब न्यूट्रॉन्स को डिफरेंट एलिमेंट्स पे फॉल करवाते रहे थे इस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। और फिर लेटर ऑन 1939 में फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इन्होंने न्यूट्रॉन को फॉल करवाया था यूरेनियम पे, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या हुआ था, एक ऐसा एलिमेंट आया था जिसे लेट्स सपोज वो बेरियम था, और उसका एटॉमिक नंबर 56 था। तो उस टाइम पे पहले तो यही सोचा गया कि ये जो कुछ एलिमेंट है ये कोई न्यू एलिमेंट है जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेरियम से मिलती हैं, लेकिन बाद में जब इसके एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर्स को चेक किया गया तो ये पता चला कि ये बेसिकली हमारे पास बेरियम ही है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे 1932 से ऑनवर्ड, तो इसमें ये ट्राई किया गया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे जिनका जो प्रोटॉन नंबर है वो ग्रेटर देन 92 होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 92 होता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिर 1939 में न्यूट्रॉन को फॉल करवाया यूरेनियम में, और उसके रिजल्ट्स में हमारे पास जो रिएक्शन हुआ उसे हम कहते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन था। न्यूट्रॉन को यूरेनियम में फॉल करवाया, और वो रिजल्ट में हमारे पास 2 फिशन फ्रैगमेंट्स आए, और ये जो परफॉर्म करवाया था ये फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने इसे परफॉर्म करवाया था, ठीक है। अब उसी टाइम पे ये भी 1939 में हुआ था, और जो लिक्विड डॉप मॉडल है वो भी 1939 में ही फॉरवर्ड किया गया था। तो लिक्विड डॉप मॉडल को भी अगर हम देखें तो जब हम उसे किसी भी लिक्विड को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पार्ट्स में, 2 डिफरेंट पार्ट्स में। तो उससे हम वो भी हमारे पास क्या हमने नेम दिया था, वो भी हमारे पास फिशन ही होता है, ठीक है। फिर बाद में बोर एंड व्हीलर ने भी इसके ऊपर फर्दर डिटेल में डिस्कस किया था। बोर एंड व्हीलर थ्योरी क्या थी इसे हम बाद में देखेंगे। उन्होंने बेसिकली फिशन को और लिक्विड डॉप को कंपैरिजन किया था। अब हमारे पास फिशन को थोड़ा डिटेल में ये भी हमें डिफ़ाइन किया कि इसने डिस्कवर किया हुआ देखा। अब हम अगर बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन ग्राफ देखें, आप लोग ऑलरेडी हम इसे बहुत डिस्कस कर चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी को और बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन को। बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन को एटॉमिक मास के साथ अगर हम ग्राफ देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एट द फर्स्ट हमारे पास एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और फिर हमारे पास क्या होती है,
वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती, लेकिन एक कॉन्टीन्यूस मैनर में एक पॉइंट पे जाके वो वापस कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है इसका एटॉमिक मास है हमारे पास 240, और ये जो हमारे पास पीक वैल्यू आ रही है ये हमारे पास 50 to 60 के दरमियान आ रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास है 8.9। यहाँ पे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमारे पास है 7.6। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी आ रही है 50 to 60 के दरमियान में, हम कहते हैं कि हमारे पास मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं 50 to 60 के दरमियान। ये जो हमारे पास शेडेड एरिया, ये हम मोस्टली कहते हैं कि हमारे पास 56 आयरन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे से हम कहते हैं फ्यूजन रीजन, और जो रीजन है हमारे पास राइट हैंड साइड पे से हम कहते हैं फिशन रीजन। और ऐसा हम क्यों कहते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये हमारे पास एक हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास एक ग्राफ ड्रा किया। इसमें हमने कहा कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो एट द फर्स्ट इंक्रीज़ होती है, फिर एक टाइम आता है वो कि वो पीक से पर जाकर वापस क्या है डिक्रीज़ होना चाहती है, और एक पॉइंट तक डिक्रीज़ होना चाहती है। ये जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये किसके लिए एटॉमिक मास 240 के लिए। और फिर हम कहते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमारे पास है 8.9। अब हम कहते हैं कि हम क्योंकि हम फिशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियर लेट्स सपोज वो ए विद एटॉमिक एक्स है विद एटॉमिक मास ए, वो क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है इनटू 2 पार्ट्स, और वो जो उसका जिन पार्ट्स में वो डिक्रीज़ हो रहा है वो लेट्स सपोज हमारे पास आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो 2 पार्ट्स में डिक्रीज़ हुआ है एक्स और सॉरी ये एक्स है तो ये वाई और जी में डिक्रीज़ हुआ, और उसकी क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास फिशन रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ जो क्यू वैल्यू होती है वो हमारे पास पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, और उसमें जो रेस्ट मैसेज होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं या फिर डिक्रीज़ होते हैं। तो ये हमने कहा कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियाई है एक्स विद एटॉमिक मास ए एंड एटॉमिक नंबर जी, और हमारे पास ये ब्रेक डाउन हुआ है इंटू 2 पार्ट्स 2 फिशन फ्रेगमेंट्स में, और उनका एटॉमिक मास है A1 और एटॉमिक नंबर है Z1, और एटॉमिक नंबर जो Z का है वो हमारे पास है A2, और इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है Z2। देखा जाए हमने कहा है कि हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियाई है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब है कि A इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 एंड Z इज़ इक्वल टू Z1 प्लस Z2, क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वल हुआ है इस डिवाइड हुआ है इसलिए। और हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। हमने कहा ये एटॉमिक मास भी इक्वली डिवाइड हो गया दोनों में, जो प्रोटॉन नंबर हैं वो भी इक्वली डिवाइड हो गए, और जो न्यूट्रॉन नंबर हैं वो भी हमारे पास इक्वली डिवाइड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो क्यू वैल्यू हमारे पास इस सेक्शन की क्या होगी, वो हमारे पास इक्वल होगी एम एक्स माइनस इनिशियल मैसेज माइनस सम ऑफ फाइनल मैसेज। तो ये हमारे पास है एम एक्स एम वाई प्लस एम सी, और ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ फिर हम इसे माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेस्ट मास एनर्जी है द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, किसी भी न्यूक्लियाई की अगर हम रेस्ट मास एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो हम कहते हैं एम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन एम एन इंटू सी स्क्वायर माइनस बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये हम इसके इक्वल कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसके रेस्ट मैसेज एक्स के, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा एम एक्स सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम पी प्लस एन एम एन इंटू सी स्क्वायर, और बाइंडिंग एनर्जी हमने कहा जो हमारे पास एक्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम वो 7.6 वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लिख रहे हैं तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्स के लिए आ गई। अब हम फिशन फ्रेगमेंट्स के लिए देख रहे हैं एम वाई के लिए देखें तो वो हमारे पास हो गया एम वाई सी स्क्वायर, और उसका हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं Z1 MP, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो हैं N1 MN, और हमारे पास
जो ब्रेक डाउन हुए हैं वो कितनी बाइंडिंग एनर्जी के साथ हुए हैं, वो हम कह रहे हैं 8.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एम सी के लिए भी सेम आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 MP प्लस N2 Mn इंटू सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास वही सेम है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे हम पुट कर देंगे इस क्यू वैल्यू वाली इक्वेशन में, एम एक्स माइनस एम वाई, सी स्क्वायर हम कॉमन लेके और वो हम वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, या ना भी कॉमन ले, हम वैसे एम एक्स एम वाई और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एम एक्स सी स्क्वायर एम वाई की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम एक्स जेड एम पी प्लस एन एम एन इंटू सी स्क्वायर माइनस बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ए। ठीक है, अब हमारे पास माइनस, अब उन प्लस हो रहा है एम वाई और एम सी, हम वो कर लेते हैं Z1 MP प्लस N1 MN इंटू सी स्क्वायर माइनस 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट A1। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कितना आ जाएगा A1 और इसके लिए हमारे पास आ जाएगा A2। इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये हमारे पास एम वाई के लिए आ गया, एम जी के लिए हम लिखते हैं प्लस Z2 MP प्लस N2 MN इंटू सी स्क्वायर माइनस 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू A2। ठीक है, अब हमने ये दोनों प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास रिज़ल्ट नेट रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ZMP प्लस NMN सी स्क्वायर माइनस 7.6 A मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और साथ में हमारे पास आएगा माइनस, और हमारे पास आएगा, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, Z1 Z2 MP प्लस N1 N2 MN और 8.5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, माइनस 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू A1 प्लस A2। ठीक है, तो हमने वो जो हमारे पास एम वाई और एम जी था उनको हमने प्लस कर लिया, Z1 MP कॉमन आ गया, Z1 प्लस Z2 आ गया, MN कॉमन आ गया, N1 प्लस N2 आ गया। तो हमने पहले कहा था कि हमारे पास जो A है वो A1 प्लस A2 के इक्वल है और जो Z है वो Z1 प्लस Z2 के इक्वल है और N जो है N1 प्लस N2 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 की जगह Z पुट कर देंगे और N1 प्लस N2 की जगह हम क्या कर देंगे, N पुट कर देंगे, और A1 प्लस A2 की जगह हम क्या कर देंगे, A पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ZMP प्लस NMN इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास, अब ये और ये टर्म हमारे पास सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 7.6 प्लस 8.5 और ए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आता है 0.9 आता है आई थिंक प्लस का, और ए। अब ए हमने कहा था हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ए की वो हमारे पास है 240। तो अब हम क्या करेंगे, 0.9 को 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो हमारे पास क्यू वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 260 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये जो हमने फिशन पोर्शन बताया था ना, यहाँ तक हमारे पास क्या है, पीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हमारे पास ए डिवाइड होकर यहाँ इस पोर्शन तक आता है तो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी, हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, क्यू वैल्यू यहाँ पे फिर से डिक्रीज़ होगी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू जो होगी माइनस में आएगी और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पे आएगी, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास फिक्स रिएक्शन है। अब ये जो हमारे पास 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है, ये कहाँ किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ये जो हमारे पास एनर्जी है ये फिशन फ्रैगमेंट्स जो हैं ये हमारे पास जैसे ही हैवी न्यूक्लियर डिवाइड होता है फिशन फ्रैगमेंट्स में, तो ये फ्रैगमेंट्स क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं।
फिर ये जो उनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए जो एनर्जी होती है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑलमोस्ट जो ज़्यादा पार्ट है वो यूज़ होता है एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिशन फ्रैगमेंट्स। और हमारे पास फिशन रिएक्शन में कुछ और गैमा रेज या न्यूट्रॉन्स वगैरह एमिट होते हैं, उनको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, और कुछ वहाँ पे भी जाते हैं। तो फिलहाल हम जस्ट ये बात करें कि एक हैवी न्यूक्लियर है वो 2 मीडियम न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्यू वैल्यू क्या आएगी, वो आइदर पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी, और मैसेज क्या होंगे वो हमारे पास इंक्रीज़ होंगे, यहाँ पे डिक्रीज़ होंगे। तो वो हमने देखा कि हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका हम इसे कोशिश करेंगे क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग सेमी एम्पिरिकल मैच फार्मूला, ठीक है। वो भी हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।